सहारनपुर परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्यज्ञ साथियों एवं सहारा से जुड़े समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं को हृदय की गहराइयों से सादर सहारा प्रणाम। आज कुछ ही अंतराल पर एक बार पुनः यथार्थ पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। कुछ ऐसी बातें आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं जो निश्चित रूप से आपको जरूर समझना चाहिए और ये बातें आपको सोचने पे मजबूर करेंगी कि आखिर सहारनपुर परिवार जो आज इन हालातों में है वो क्यों और कैसे पहुंचा है और इसके पीछे के क्या कारण हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सहारनपुर परिवार में ऑफिस और फील्ड को मिला के लगभग 12 लाख लोग काम करते थे और प्रेजेंट टाइम पर उसमें धन के अभाव में, सैलरी के अभाव में थोड़े से ही लोग अभी प्रेजेंट टाइम पर एक्टिव रूप से हैं। लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि जैसे ही संस्था दोबारा से नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी, जो साथी हमसे दूर हैं वो निश्चित रूप से संस्था के साथ पूरी ताकत से फिर से जुड़ेंगे। आपको एक आंकड़ा मैं देता हूं और उसको जानकर आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि सहारनपुर परिवार 12 लाख लोगों को रोजगार देने के बावजूद आज इस पोजीशन पे है। और ऐसे देश में जहां पर रोजगार के नाम पर हर सरकार, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, हर सरकार रोजगार को बड़ा मुद्दा एक तरीके से बनाती है कि हम रोजगार देंगे। मगर दुर्भाग्य इस देश का ये है कि जो संस्था 12 लाख लोगों को रोजगार दे रही थी, आज वो इस कगार पे पहुंचा हुआ है जिसको पूरा देश देख रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एचडीएफसी, टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल, एसबीआई, कोल इंडिया, एक्सेंचर, ये 7 कंपनियों को मिला के या 7 संस्थाओं को मिला के 12,92,000 लोगों को रोजगार दिए हैं प्रेजेंट टाइम पर। वहीं पर इन्फोसिस 3,35,000, रिलायंस 3,42, टाटा 6,16,000 के समथिंग कुछ रोजगार दिए हैं। पूरे देश के टॉप 10 लोगों की बात मैं यहाँ पर रखा हूँ। और ये बात भी आपको बड़ा हैरत में डालेगी कि सहारनपुर परिवार 12 लाख लोगों को रोजगार देने के बावजूद किसी भी सरकारी बैंक से 1 पैसे का लोन उसके ऊपर नहीं है और न ही सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग प्राप्त है जो एड के रूप में और बहुत सारी संस्थाओं को या कंपनियों को मिला करता है। या ऐसे कह लो कि बैंक से लोन लिया और उसको सेटलमेंट कर दिया, एडजस्ट कर दिया, इस तरीके का कोई भी इतिहास सहारनपुर परिवार का नहीं है। ये बात जानकर भी आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि अडानी, जिसको बहुत सारे लोग अच्छी तरह से जानते हैं, 10 कंपनियों के माध्यम से लगभग 3,39,000 करोड़ का लोन वर्तमान तक 2022 तक उनके ऊपर चढ़ा हुआ है। 3,39,000 करोड़ का लोन। वेदांता का जो लोन है वो भी काफी बड़े स्तर पे 97,462 करोड़ रुपए का लोन 2022 तक की पोजीशन पे है। वहीं पर अगर अंबानी जी की बात किया जाए, मुकेश अंबानी जी की, तो 3,04,000 करोड़ रुपए का लोन उनके पास है। और ये सरकार के दाहिने बाइने अंग के रूप में एक तरीके से दुनिया इनको जानती है कि ये सरकार के दाहिने बाइने अंग हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि उद्योगपतियों के माध्यम से देश की जीडीपी का एक बहुत बड़ा रोल ग्रोथ में होता है और रोजगार भी वो लोग बहुत देते हैं। मगर जो रोजगार का एक रेशियो निकल के आ रहा है वो सहारा के मुकाबले किसी भी हिंदुस्तानी कंपनी के पास में इतनी मैन पावर, मैन फोर्स नहीं थी, इतना रोजगार किसी को नहीं दिया है जितना कि सहारनपुर परिवार ने दिया है। न सरकारी कोई हेल्प
न किसी बैंक के माध्यम से कोई हेल्प, और न ही कभी कहीं से कोई ग्रांट मिला हुआ है कि नहीं भैया आपके पास 10-20 हजार करोड़ रुपए का आपने लोन लिया, उसको हम सेटलमेंट कर देते हैं, आप रोजगार चालू करिए। बल्कि इतने व्यापक स्तर से, इतनी तेजी के साथ बढ़ता हुआ सहारा इंडिया परिवार, वो उसके रास्ते में अवरोध बनाने का काम न जाने कितनी सरकारों ने पिछले सालों से करते चले आ रहे हैं, और कानून के फंदे में इस तरीके से जकड़ा हुआ है उनको कि वो न हिल पा रहे हैं, न डुल पा रहे हैं, न कुछ और कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ के कार्यकर्ता और जमाकर्ता उस कानूनी बंधनों की वजह से, कानूनी बंदिशों की वजह से आज इस मुहाने पर हैं जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक पैसे का लोन नहीं, सरकारी ग्रांट नहीं, और कानूनी पचड़ों के बावजूद वर्तमान में सहारा इंडिया परिवार एक तरीके से आपके सामने डट के मुकाबला कर रहा है, पूरी सरकारी व्यवस्थाओं को बिल्कुल सीना ठोक कर सामने खड़ा है। अभी मैंने ये YouTube पर आना शुरू किया तो उससे पहले बहुत सारे लोग सहारा के बारे में अनाप शनाप बातें आप लोगों के पास तक पहुंचाते थे। केवल एक व्यक्ति के आने से, यानी कि मेरे आने से इतना फर्क पड़ा है कि 4, 6, 10, 20 लोगों का जो YouTube का धंधा जो चलता था वो मंदा पड़ गया है। अब वो उनको देखने वाले लोगों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है, क्योंकि उनको ठीक और यथार्थ जो जानकारी मिल रहा है वो हमारे माध्यम से उनके पास तक पहुंच रहा है। 30-40 हजार लोगों के पास तक तो किसी न किसी माध्यम से पहुंच ही जाता है। अब इसको मैंने यहाँ पे क्यों रखा? वो इसकी वजह से रखा कि सहारा इंडिया परिवार जब ग्रोथ कर रहा था तो कहीं न कहीं से इन सारी कंपनियों की आंखों में खटकने वाला काम जरूर किया होगा, और कुछ न कुछ ऐसी चीजें जरूर हुई होंगी जो आपके आस पड़ोस में भी होती हैं। एक घर में अच्छा खासा परिवार अगर खा पी रहा है ठीक तरीके से, रहन सहन उसका स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, तो आसपास के लोगों के अंदर भी ज्वेलसी की भावनाएं जरूर होंगी। तो सहारा इंडिया परिवार कहां से अछूता रहता? तो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ बात जरूर इन सारी पचड़ों के बीच में, षड्यंत्रों के बीच में रहा होगा, तब जाके कुछ न कुछ बातें जरूर रहा होगा। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, कहते हैं कि कुछ न कुछ सहारा इंडिया परिवार ने गलत किया होगा तो शायद ये मुकाम पर पहुंचा है। मैं एक बात बेहद गारंटी के साथ और बेहद दावे के साथ कहता हूं, ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। एक स्कूटर पर चलने वाला व्यक्ति, एक मोटरसाइकिल पर चलने वाला व्यक्ति, अगर पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला अगर अपने पे आ जाए तो वो बच के बाहर नहीं जा सकता है। उसको कहीं ना कहीं वो कानूनी जकड़न में वो जकड़ ही देगा। चाहे वो पॉल्यूशन की बात हो, चाहे CRC की बात हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस की बात हो, चाहे बहुत सारी चीजें, मेंटेनेंस की बात हो, बहुत सारी चीजें हैं जो कानून के फंदे में उसको पकड़ ही लेगा। अगर गलती किया उसका जुर्माना होता है, जुर्माना होने के बाद वो व्यक्ति वहां से जा सकता है, उसका चालान हो सकता है, मगर गाड़ी को बंद करके, जब्त करके उसको वहां बिठाया नहीं जा सकता। अब आप कहीं नहीं जाओगे, आपने गलती कर दिया। सहारा इंडिया परिवार ने हो सकता है गलती किया हो, उसका जुर्माना, हर्जाना, जो कुछ भी होता है उसको लेने के बाद इसको निरंतरता के साथ में चलने देने के लिए कौन सी बड़ी आफत आ रही थी। कितने सारे लोग इससे अपने घर में चूल्हा जला के 2 वक्त की रोटी खाने का व्यवस्था कर रहे थे। रोजगार दे नहीं सकते हैं, मगर जो रोजगार दिया हुआ है उसको छीनने का काम करने का किसने आपको अधिकार दे दिया? तो बहुत सारी बातें इसमें ऐसी हैं जो सार्वजनिक मंचों से या सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से नहीं किया जा सकता, मगर कहने की हैं। इसको अपने अंदर झांकने की भी जरूरत है कि कैसी व्यवस्थाएं हमारे देश में प्रेजेंट टाइम पर है, जो 12 लाख लोगों को रोजगार देने के बाद में आज वो संस्था सिसक रहा है, रो रहा है। किसके ऊपर? अपने सिस्टम के ऊपर। अगर हम इस सिस्टम को थोड़ा सा इसमें लचीलापन दे दें, अगर हम अपने सिस्टम को थोड़ा सुधार कर लें, तो
बहुत सारे लोग रोजगार बड़ी आसानी से पा सकते हैं। मुझे याद है एक प्लेटफॉर्म पर माननीय साराश्री ने एक बात कहा था कि वर्तमान के दौर में अगर मुझको 2 लाख रुपए अगर मिलता है तो मैं कभी भी उस 2 लाख से आज की डेट में 10-20 करोड़ रुपए में तो जरूर जा सकता था, मगर 2 लाख करोड़ की कंपनी नहीं बना सकता था। और वो उन्होंने इस बात को भी कहा कि वर्तमान में जितने भी रेगुलेटर आए वो बैनिंग एजेंसी बन गए। उन्होंने संस्था की अगर कोई किसी भी कंपनी की कोई भी कमी अगर पाई तो उसको बैन करने का काम किया, उसमें सुधार करवाने का कोई कदम नहीं उठाया। ये बड़ा सोचने का विषय है। हमारा हिंदुस्तान आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और मोदी जी ने G20 में इस बात को कहा है कि हम बहुत जल्दी 2030 की बात उन्होंने शायद बोला है, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन के दिखाएंगे। आदरणीय मोदी जी और पूरी सरकार के जितने भी बड़े बड़े रहनुमा हैं उन सबसे मेरा अपील है कि अगर इसी तरीके से जो संस्थाएं इस देश की तरक्की में अपनी भागीदारी निभा सकती थी, अगर उनको इसी तरीके से अगर परेशान किया गया, अगर इसी तरीके से उनको बैन किया गया तो तीसरी अर्थव्यवस्था होने का सपना बहुत दूर का कौड़ी होगा। इसीलिए बहुत जल्दी अविलंब जितना हो सके सारंगी परिवार को और ऐसे ही तमाम ऐसी संस्थाएं जो देश की अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी कर सकती हैं उनको थोड़ा सा इसमें राहत दें, जिससे कि वो भी पटरी पे आए, जिससे कि वो भी 10-12 लाख लोग अपनी रोजी रोटी को कमा सकें। 12 करोड़ जमाकर्ताओं को 10-12 करोड़ जमाकर्ताओं को उसकी पूंजी मिल जाए। तमाम ऐसी उलझनों में अटका के न रखा जाए जो आने वाले समय में सार्थक नहीं निरर्थक साबित होंगी। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी वर्तमान के समय में चल रहा है सारण्य परिवार के परिप्रेक्ष्य में, उसके हिसाब से अगर विलंब जितना ज्यादा हो रहा है उतना ही आक्रोश आपकी सरकार के खिलाफ बढ़ रहा है लोगों का, क्योंकि माननीय सहकारिता मंत्रालय की तरफ से इतना बड़ा कमिटमेंट बोला गया आदरणीय अमित शाह जी की तरफ से कि 45 दिन के अंदर हम आपको आपका अमाउंट आपके खाते में भेज देंगे। कौन बोल रहा है? सेकंड पावरफुल मैन बोल रहा है। और आज लगभग 75 दिन का टाइम पीरियड हो गया, उसके बावजूद छुटपुट लोगों के अकाउंट में जाने के अलावा कहीं कुछ ऐसी सूचनाएं नहीं है जिससे कि उनके खाते में पैसा पहुंचा हो। और मैं ये सब बातें जो बोल रहा हूं इसके लिए मुझसे किसी ने कहा नहीं कि आप ऐसा बोलिए। ये दिल से निकली हुई आवाज जो हमारे कार्यकर्ताओं के दर्द को महसूस करती है, ये दिल से निकली हुई आवाज हमारे जमाकर्ताओं के दर्द को महसूस करती है कि वो किस हालात में अपने ही पैसे को नहीं ले पा रहे हैं। 10,000 रुपए का टोकन मनी अगर उनको मिल जाता तो थोड़ा तसल्ली उन लोगों के दिल दिमाग पे होता कि चलो कुछ न कुछ आना शुरू हो गया, मगर जितना विलंब इसमें हो रहा है उनका रोष बढ़ रहा है। तो मेरा अपील सभी सरकार के रहनुमाओं से है कि जल्दी से जल्दी जो भी कमियां हैं उसको दूर करते हुए, लाखों लोग इस इंतजार में हैं कि कब हमारे अकाउंट में पैसा आएगा, कब अपनी बात को सहकारिता मंत्रालय सही साबित करेगा, कब आदरणीय सुभाष रेड्डी जी अपने कर्तव्य के प्रति थोड़े से जागरूक होकर इस कार्रवाई को और तीव्रता से करके लाखों लोगों को राहत प्रदान करेंगे। पूरा सिस्टम आपके अपने हाथ में है। सहारनपुर परिवार का एक एक अकाउंट का डिटेल्स आपके हाथ में है। आप पूरा सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं, केवल टोकन मनी दे रहे हैं। अगर आधार से, मोबाइल से सारी चीजें वेरिफिकेशन है, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन में है, तो सिग्नेचर अगर मिसमैच है तो उसका क्या मायने। बहुत सारे लोग ऑनलाइन एफडी करते हैं तो वहां पर कहाँ सिग्नेचर होता है, वहां पर तो केवल ओटीपी आया, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स लेते हैं ऑनलाइन ही तो लेते हैं, बाकी का सारा सिस्टम आपका पहुंच जाता है सिस्टम कंप्यूटर पे, तो वहां से उसका एफडी हो जाता है, उसका मैच्योरिटी भी इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर तो आपने सब कुछ ले लिया, सहारनपुर परिवार की सारी संपत्तियों को
आपने एक तरीके से बंधक बना के रखा हुआ है, कहाँ कौन लेके भाग रहा है। आपसे आग्रह है कि जो कुछ भी वर्तमान में है उसकी बाधाओं को जल्दी से जल्दी खत्म करके आप हमारे बहुत गरीब, बहुत लाचार जमाकर्ताओं को राहत दें। और पिछले 2.5 साल से 2 साल से सहारा के कारोबार के ऊपर जो रोक लगाया हुआ है उसको बहुत जल्दी से या तो उसको हटा दें या सारे ऑफिस बंद करा दें, जिससे कि कम से कम हमारे कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद तो न हो कि हम आगे चल के काम करेंगे। कुछ न कुछ तो आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि हर कार्यकर्ता बहुत लाचार, बहुत मजबूर वर्तमान की स्थिति में है। होली दिवाली आती है तो वो इस कोशिश में रहता है, इस उम्मीद से रहता है कि हमको उससे पहले अपने घर में दिया जलाने के लिए कुछ अमाउंट मिलेगा, लेकिन हर बार उसको निराशा ही लग रहा है। हमारे मुख्यालय में बैठे हुए तमाम ऐसे लोग जो केवल टोकन मनी पर पूरा आपका वेरिफिकेशन का काम कर रहे हैं, उनके हाथ पैर कैसे चलेंगे जब उनके पेट में रोटी नहीं होगी। तो मेरा आग्रह है जितने भी व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं कि जल्दी से जल्दी इन सारी चीजों से निकाल कर उन लोगों को राहत दें। और तमाम कंपनियों को पैकेज दिए जाते हैं, तमाम कंपनियों के लोन, लाखों करोड़ के लोन जो ले रखा है उन लोगों ने, उनको मैनेज किया जाता है। तो सहारा इंडिया परिवार क्यों नहीं? सहारा इंडिया परिवार के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि उसको सहयोग नहीं किया जा रहा है, उसके जमाकर्ताओं को सहयोग नहीं किया जा रहा है, उसके कार्यकर्ताओं को सहयोग नहीं किया जा रहा है। मैं आज की इन विषम परिस्थितियों में अपने हर उस जमाकर्ता और कार्यकर्ता के लिए अपनी बातों को लेकर आता हूं कि कम से कम उसको जो भी जानकारी, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके पास तक पहुंचाया जा सके। तमाम यूट्यूबर भस्मासुर उनको बरगलाने का काम करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ राहत उनको हमारे माध्यम से जरूर मिलता होगा। अगर पूरे देश में सहारा इंडिया परिवार के जो वरिष्ठ हैं, अगर मेरी तरह से 10-20 हजार लोगों को अगर राहत अपनी बातों से दे सकते हैं तो ऐसी पहल और भी लोगों को करना चाहिए। अगर हम 10-20 यूट्यूबरों को के हौसले को पस्त कर सकते हैं तो बहुत सारे और वरिष्ठ आके और भी बहुत सारे लोगों को थोड़ा लाइन से हटा सकते हैं जो गलत चीजों को लेकर लोगों के पास पहुंचते हैं। सबसे अपील है सब लोग सहयोग करें। जो जमाकर्ता वर्तमान की परिस्थितियों में थोड़ा सा गुस्से में है, उससे भी अपील है कि थोड़ा सा जितना विलंब हो रहा है वो सब कुछ सरकारी महकमे की वजह से हो रहा है। सहारा इंडिया परिवार का रोल उनको फॉरवर्ड करना है कि भैया ये ठीक है। उसके बाद में डिफिशियंसी का जो मसला है वो वहीं से आता है। आपके मोबाइल पर भी CRC लिखा आता है, सहारा लिखा नहीं आता है, जबकि आप लोग हमेशा सहारा को ही दोषी दे रहे हैं। वर्तमान में भी यहाँ पर उसका कोई रोल नहीं है। रोल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत केवल 2 ही लोगों को है, एक सहकारिता मंत्रालय को है और एक माननीय सुभाष रेड्डी जी को है, जो पूरे कार्यक्रम की देखरेख कर रहे हैं। इसीलिए आप जो कुछ भी आपके मोबाइल पे है, करेक्शन का है, करेक्शन का ऑप्शन 30 दिन के बाद खुलेगा। करेक्शन करके दोबारा से रीलोड करके आप अपने दावे को दोबारा से कर सकते हैं। और आज नहीं तो कल ये सारी समस्याएं निपटेंगी जरूर। जो कुछ भी विलंब हो रहा है वो किसी दूसरी तरफ से हो रहा है, सहारा इंडिया परिवार की तरफ से नहीं। हमारा सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है। 26,000 करोड़ का पेमेंट करने के बाद आपके भुगतान की सारी प्लानिंग है और सब कुछ करके ही दिखाएंगे, ये बात भी पक्का है। आज मेरा आपसे इतना ही कहना था। आपसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को और भी अन्य साथियों तक भेजें, जिससे कि उनके अंदर भी थोड़ा सा लड़ने का जज्बा पैदा हो। सभी सामान्य जमाकर्ताओं को और अपने सहयोगी साथियों को मैं सदर सहारा प्रणाम बोलता हूं। जय हिंद। मैं सहारा इंडिया परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 300 शहीद परिवारों की पूरी देखभाल करने का जिम्मा लिया है। हमें विश्वास है कि इस तरह के और भी परिवार मैदान में आएंगे और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे।
व्यापार की दुनिया में उद्योग समूह तो बहुत हैं, मगर सहारा इंडिया जैसा परिवार नहीं है। एक ऐसा परिवार जो सामूहिक भौतिकवाद में विश्वास करता है, एक ऐसा परिवार जो बाजार से अधिक व्यवहार को, संपदा से अधिक संस्कार को, कीमतों से अधिक मूल्यों को, संख्या से अधिक गुणवत्ता को, धर्म से अधिक राष्ट्र को और धन से अधिक मनुष्य को महत्व देता है। एक ऐसा परिवार जिसमें कोई कार्यकर्ता नहीं, सभी कर्मयोगी हैं, कोई मालिक नहीं, केवल अभिभावक हैं। विश्व के इस सबसे सुंदर, सबसे बड़े, सबसे अनुशासित परिवार के अभिभावक हैं श्री सुब्रत राय सहारा, जिन्हें हम प्यार और आदर से सहारा श्री कहते हैं। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।